हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी टेट 2026 के लिए सीडीपी। इसमें हमने 101 लीनियर क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया है आंसर के साथ। ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसमें कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर 1 लीनियर क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है विकास का सबसे तीव्र काल कौन सा होता है, यानी कौन सा काल विकास का ऐसा होता है जिसमें विकास सबसे तेजी से होता है। तो वो होता है शैशवावस्था। शैशवावस्था ऐसा चरण है विकास का जिसमें विकास सबसे तेज होता है। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है बाल विकास का अर्थ है, मतलब बाल विकास का अर्थ क्या है ये बताना है। तो क्या है इस बाल विकास का अर्थ? व्यक्ति में क्रमिक परिवर्तन जो होता है वो बाल विकास का अर्थ होता है। विकास का आधार क्या है? परिपक्वता एवं अधिगम। जो परिपक्वता और अधिगम होती है उसी को विकास का आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है मानव विकास की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? तो मानव विकास की कुल 6 अवस्थाएं मानी जाती है। कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? 6। गर्भाकाल को कितने चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में बांटा गया है। जन्म के समय शिशु की हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है बालक के समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी मानी जाती है? जो बालक के समाजीकरण की प्रथम संस्था होती है परिवार, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो होता है समाज में कहाँ आता है? परिवार में आता है, इसलिए इसको प्रथम संस्था मानी जाती है। विकास का कौन सा पक्ष भाषा से संबंधित है? तो मानसिक विकास जो होता है वो भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है खेल बालक के किस विकास में सहायता करता है? तो सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। बालक का व्यवहार किसका परिणाम है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का। 11 नंबर में लिखा है संज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? जानना। संज्ञान का मतलब होता है जानना। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पियाजे ने किस विधि का प्रयोग किया? तो पियाजे ने किस विधि का प्रयोग किया था? नैदानिक विधि का प्रयोग किया था। बालक सक्रिय ज्ञान निर्माता है, ये बात किसकी है? ये किसका मत है? ये है पियाजे का मत। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पियाजे के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पियाजे के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? सोचने वाले व्यक्तियों का निर्माण। 15 नंबर में लिखा है बालक पहले क्रिया करता है और फिर सोचता है, किस अवस्था में? संवेदनात्मक अवस्था में। बालक पहले क्रिया करता है फिर सोचता है संवेदीगामक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है प्रतीकात्मक चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अहम केंद्रित किस अवस्था की विशेषता है? तो किसकी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था है, ये पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था है। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वर्गीकरण क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है काल्पनिक परिस्थितियों पर चिंतन किस अवस्था में संभव है? औपचारिक संक्रियात्मक में संभव है। कौन सा? औपचारिक संक्रियात्मक। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है? अनुकूलन का परिणाम है। 21 नंबर में लिखा है विगोत्स्की ने विकास में किसे अधिक महत्व दिया है? तो किसे दिया है? सामाजिक वातावरण को। ZPD में बालक क्या कर सकता है? सहायता से कार्य कर सकता है। 23 क्वेश्चन में लिखा है विगोत्स्की के अनुसार भाषा किसका माध्यम है? तो भाषा किसका माध्यम है? चिंतन का माध्यम है। सीखने में सहपाठी समूह का महत्व किसने बताया? विगोत्स्की ने बताया था। 25 में लिखा है इसके फोल्ड का उद्देश्य क्या है? अस्थायी सहायता। 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विगोत्स्की का सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो किस दृष्टिकोण पर आधारित है? निर्माणवादी। 27 में लिखा है सामाजिक अंतःक्रिया सीखने को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? ये सत्य को प्रभावित करती है। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक। ZBD में अवधारणा किस परीक्षा में बार बार पूछी जाती है? ZCDP में पूछी जाती है। तो चैप्टर दे दिया कि CDP में ZPD की अवधारणा बार बार पूछी जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सहयोगात्मक अधिगम का समर्थन किसने किया? तो सहयोगात्मक का समर्थन किसने किया था? अधिगम का विगोत्स्की ने किया था। 31 में लिखा है कोहलबर्ग का अध्ययन किस विषय पर आधारित है? नैतिक दुविधाएं। किस पर आधारित है? नैतिक दुविधाएं पर आधारित है। 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा है नैतिक निर्णय क्षमता का विकास किससे संबंधित है? तो ये नैतिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? नैतिक विकास। अच्छे बच्चे का चरण किस स्तर पर में आता है? परंपरागत स्तर में आता है। जो अच्छे बच्चे का चरण होता है परंपरागत स्तर में आता है। कानून और व्यवस्था चरण किस स्तर में है? परंपरागत में ये भी है। 35 में लिखा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत चरण
किस स्तर में है? उत्तर परंपरागत में है। किसमें है ये? उत्तर परंपरागत। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। 3 स्तर होते हैं, 6 चरण होते हैं। नैतिकता का विकास आयु के साथ बढ़ता है, सत्य है। नैतिकता का विकास जो होता है वो आयु के साथ बढ़ता है। 38 में लिखा है कोहलबर्ग ने किस पद्धति का प्रयोग किया? तो साक्षात्कार का प्रयोग किया था। नैतिक विकास का संबंध किससे है? सही गलत की समझ से है। नैतिक विकास का संबंध सही गलत की समझ से। कोहलबर्ग किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। 41 में लिखा है मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो फ्रायड है। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड। इड या इदम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सुख सिद्धांत। इदम जो इदम होता है या इड वो सुख सिद्धांत पर कार्य करता है। ईगो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वास्तविकता सिद्धांत पर। ईगो वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करता है। 44 में लिखा है सुपर ईगो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो सुपर ईगो करता है नैतिकता का प्रतिनिधित्व। किसका करता है? नैतिकता। 45 में लिखा है व्यक्तित्व का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? मनोविज्ञान में किया जाता है। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित दोनों होता है, ये बात सत्य है। जो व्यक्तित्व होता है एक तो जन्मजात होता है, दूसरा जो अर्जित किया जाता है या हासिल किया जाता है। 47 में लिखा है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है? तो प्रक्षेपी विधि कौन सी होती है? TAT टैट। 48 में लिखा है रोर साक टेस्ट किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से संबंधित है। आत्मविश्वास व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष है? भावात्मक पक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है व्यक्तित्व निर्माण किनसे होता है? जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से होता है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन में दिया था। जी कारक का संबंध किससे है? सामान्य बुद्धि से है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 लिखा है एस कारक का संबंध किससे है? विशिष्ट बुद्धि से है। एस का है विशेष बुद्धि से, जी का है सामान्य बुद्धि से। बहुबौद्धिकता सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया। तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? तर्क से संबंधित है। भाषाई बुद्धि किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। 57 में लिखा है संगीतात्मक बुद्धि किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो संगीतात्मक बुद्धि किससे संबंधित है? यह संगीत से संबंधित है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि किससे संबंधित है? दूसरों को समझना। आत्म व्यक्तित्व बुद्धि किससे संबंधित है? स्वयं को समझना। देखो दोनों में अंतर क्या है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि किससे संबंधित है? दूसरों को समझना। आत्म व्यक्तित्व किससे संबंधित है? स्वयं को समझना। 59 के बाद देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बुद्धि जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है, तो ये सत्य है। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? नवीनता से है। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? नवीनता से। सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण अधिक होता है? कल्पना शक्ति। 63 में लिखा है अपसारी चिंतन का संबंध किससे है? सृजनात्मकता से है। अभिसारी चिंतन का संबंध किससे है? एक सही उत्तर देने से। अभिसारी चिंतन का संबंध किससे है? एक सही उत्तर से। 65 में लिखा है सृजनात्मकता परीक्षण किसने विकसित किया? टॉरेंस ने दिया था। किसने विकसित किया था? टॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मौलिकता सृजनात्मकता का गुण है, सत्य। प्रवाह सृजनात्मकता का गुण है, ये भी सत्य है। लचीलापन सृजनात्मकता का गुण है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा है सृजनात्मकता को बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? सर्वोत्तम उपाय क्या है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति। सृजनात्मकता बालक जिज्ञासु होता है, सत्य। प्रेरणा का अर्थ क्या है? कार्य हेतु प्रेरित करना। किसी को कार्य के लिए प्रेरित करना को ही प्रेरणा बोलते हैं या मोटिवेशन बोलते हैं। 72 में लिखा है प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। आंतरिक प्रेरणा का स्रोत क्या है? स्वयं व्यक्ति होता है। जो आंतरिक प्रेरणा होती है, जो अंदर से मोटिवेशन आता है, उसका स्रोत होता है स्वयं व्यक्ति। बाह्य प्रेरणा का स्रोत क्या होता है? बाहरी पुरस्कार। जब बाहर से कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं तो उसको बाहरी प्रेरणा बोलते हैं। अधिगम में प्रेरणा का कार्य क्या है? जो अधिगम होता है उसमें प्रेरणा का कार्य क्या है? सीखने को सक्रिय बनाना। 76 में लिखा है रुचि अधिगम को प्रभावित करती है। तो रुचि जो होती है क्या अधिगम को प्रभावित करती है? सही बात है या गलत है? तो ये सत्य है। आवश्यकता प्रेरणा का आधार है, ये भी सत्य है। मास्लो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आवश्यकता पदानुक्रम का किया था। 79 में लिखा है मास्लो की सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? तो मास्लो की सर्वोच्च आवश्यकता है आत्म साक्षात्कार। सुरक्षा आवश्यकता किस स्तर पर आती है? द्वितीय स्तर पर आती है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समान अवसर। जो समावेशी शिक्षा होती है इसमें सभी को समान शिक्षा देना, यानी कि समान अवसर देना। तो 82 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाना क्या कहलाता है? इसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको समान स्कूल में पढ़ाना समावेशी शिक्षा
होती है। दृष्टिबाधित बालकों के लिए कौन सी लिपि प्रयुक्त होती है? ब्रेल लिपि बोलते हैं। तो 84 में लिखा है श्रवण बाधित बालकों के लिए कौन सी भाषा उपयोगी है? सांकेतिक भाषा है। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है डिसलेक्सिया किससे जुड़ा है? तो डिसलेक्सिया किससे जुड़ा है? डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन। पठन में जब कठिनाई होती है तो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। पठन में कठिनाई क्या होती है? डिसलेक्सिया। लेखन में कठिनाई क्या होती है बच्चे में? डिसग्राफिया। और जो गणना करने में, गणित पढ़ने में होती है उसको बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। तो डिसलेक्सिया क्या है? पठन में कठिनाई। डिसग्राफिया क्या है? लेखन में कठिनाई। डिसकैल्कुलिया क्या है? गणना। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलिया आ रहा है यानी कि कैलकुलेशन करना, तो ये गणित में हो गया। ग्राफिया मतलब ग्राफ क्या होता है? डिजाइन बनाना। डिजाइन बनाना मतलब लिखना एक तरीके का हो सकता है, तो लेखन हो गया। ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं। डिसलेक्सिया बच्चा ये पठन में हो गया। एडीएचडी का संबंध किससे है? ध्यान की कमी। जो ध्यान की कमी होती है वो एडीएचडी का संबंध है। इसके बाद में लिखा है 89 नंबर क्वेश्चन लिखा है समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो समावेशी कक्षा में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो होती है सुविधादाता। कैसी होती है? सुविधादाता। इसके बाद में देखिए 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन में लिखा है समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए है। तो सही है गलत? ये सत्य बात है। जो समावेशी शिक्षा होती है वो सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? प्रगति जानना। जो बच्चों में प्रगति होती है, प्रोग्रेशन, वो मूल्यांकन से हम जान सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? जो निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है वो शिक्षण के दौरान किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? यह किया जाता है शिक्षण के अंत में, लास्ट में किया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ये किसका फुल फॉर्म है? सीसीई का। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? कमियों की पहचान होती है। 96 नंबर क्वेश्चन में लिखा है उपलब्धि परीक्षण किसका मापन करता है? तो उपलब्धि परीक्षण जो होता है वो शैक्षिक उपलब्धि का मापन करता है। मूल्यांकन शिक्षा का अभिन्न अंग है, ये सत्य है। पाठचर्या का केंद्र कौन है? बालक। पाठचर्या का केंद्र कौन होता है? बालक होता है। 99 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है? बालक की आवश्यकताएं। 100 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए वन लीनियर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।